अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजान ऑटोमोटिव। इस वीडियो में हम व्हाई वी नीड रिलेज के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। जिस सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने डिस्कशन करनी है वो है कि अगर रिले ना हो किसी सर्किट में तो क्या होगा। 3 सर्किट्स डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्किट नंबर 1, हेडलाइट सर्किट। ये सर्किट कुछ इस तरह का होता है। कॉम्बिनेशन स्विच के ऑन करने पर आती है पॉजिटिव या नेगेटिव करंट रिले की कॉइल के एक टर्मिनल पर। सो लेट्स सपोज यहाँ नेगेटिव करंट आ रही है कॉम्बिनेशन स्विच को ऑन करने पर। ऑब्वियसली जब यहाँ नेगेटिव करंट आएगी तो रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर पॉजिटिव करंट होगी। अगर कॉम्बिनेशन स्विच से पॉजिटिव करंट आएगी तो रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव करंट होगी, और अगर कॉम्बिनेशन स्विच से नेगेटिव करंट आएगी तो रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर पॉजिटिव करंट होगी, और इस टर्मिनल पर होगी डायरेक्ट पॉजिटिव करंट। अब यहाँ से निकलेगी सप्लाई जब रिले एनर्जाइज्ड होगी और ये सीधा हेडलाइट बल्ब के ऊपर जाती है। यहाँ बल्ब का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होता है। ठीक हो गया। ये सर्किट तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बैक करंट को देखा था और रिले के बेनिफिट्स देखे थे। अब बात यह है कि जिन गाड़ियों में जेन्युइन रिले नहीं लगी आती उन गाड़ियों में कुछ ऐसा होता है। कॉम्बिनेशन स्विच से आती है पॉजिटिव करंट जब हम इसे ऑन करते हैं और ये सीधा जाती है बल्ब के ऊपर। बल्ब का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होता है। अब इस रिले के बगैर वाले सर्किट में जो बल्ब होता है वो 55 वाट का होता है। कंपनी ने कॉम्बिनेशन स्विच को इन बल्ब्स के वाट के मुताबिक डिजाइन किया होता है। अब सवाल है ये जो 55 वाट वाला बल्ब है इससे एक्यूरेटली एम्पेयर कितने चाहिए। यू मे ऑलरेडी नो एम्पेयर का फार्मूला है वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट। अगर हमने किसी भी चीज के एम्पेयर मालूम करने हो, मतलब कि किसी भी XYZ कंपोनेंट को कितने एम्पेयर चाहिए इसका पता लगाना हो, तो हमें उस XYZ कंपोनेंट के वाट एंड वोल्ट पता होने चाहिए। ये हमें पता है कि गाड़ी में 12 वोल्ट चलते हैं। वाट का पता होना चाहिए हमें किसी भी कंपोनेंट के रिक्वायर्ड एम्पेयर को मालूम करने के लिए। हमारे बल्ब के वाट है 55। इस फॉर्मूला में यहाँ पुट करते हैं 55। गाड़ी में चलते हैं 12 वोल्ट, सो 55 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 4.5। तो एम्पेयर के फॉर्मूला ने हमें बताया कि इस 55 वाट वाले बल्ब को 4.5 एम्पेयर रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली गाड़ियों में जिनमें इस टाइप का बल्ब आता है वो जेन्युइन 55 वाट का होता है, और कंपनी ने कॉम्बिनेशन स्विच को इस बल्ब के वाट के मुताबिक डिजाइन किया होता है। मतलब ये कि कॉम्बिनेशन स्विच 4.5 एम्पेयर की करंट के लिए कंपैटिबल है, मुनासिब है। अब कस्टमर आके कहता है कि भाई इन बल्ब्स की रोशनी तो बहुत कम है, भाई रोशनी बढ़ा दो किसी तरीके से मेरी, बट होते ये जेन्युइन बल्ब है। वो देखता है कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स कम रोशनी दे रही हैं। देखें व्यूवर्स, अब जिस तरह गाड़ी एडवांस होती है उस तरह उसके डिफरेंट फीचर्स को भी एडवांस कर दिया जाता है। बल्ब के वाट बढ़ा दिए जाते हैं। ऑब्वियसली जब वाट बढ़ेंगे तो इस बल्ब की रोशनी में इजाफा होगा। मोस्टली जिन गाड़ियों में बल्ब्स ज्यादा वाट वाले होते हैं उन गाड़ियों में जेन्युइन रिले लगी आती है। बात करने का मकसद है कि ये कम वाट वाला बल्ब है, इस गाड़ी में रिले नहीं लगी हुई। कस्टमर आके कहता है कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी बहुत कम है, मुझे हेडलाइट बल्ब्स की रोशनी तेज चाहिए। बल्ब भारी लगाओ, वायरिंग ठीक करो, जो भी करना है करो, मुझे बस रोशनी तेज चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम 55 वाट वाले बल्ब उतारते हैं और इनकी जगह 100 वाट वाले बल्ब लगा देते हैं, और इस सर्किट के दरमियान लाजमी रिले का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि हमने भारी बल्ब लगाया है, 100 वाट का बल्ब लगाया है। अब ओबियसली इसके एम्पेयर भी बढ़े। चलिए फॉर्मूला की मदद से देख लेते हैं। एम्प्स इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट। वाट है हमारे 100 और वोल्ट है 12। 100 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8.3 एम्पेयर। 55 वाट वाले बल्ब के रिक्वायर्ड एम्पेयर थे 4.5। कॉम्बिनेशन स्विच भी इन एम्पेयर्स के मुताबिक डिजाइंड है क्योंकि इसमें जेन्युइन 55 वाट वाला बल्ब लगा हुआ था। कस्टमर ने आके कहा कि मुझे रोशनी तेज चाहिए, इसी वजह से हमने 100 वाट वाला बल्ब इंस्टॉल किया। सो इसी वजह से हम रिले का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ताकि बल्ब की बैक करंट डैमेज ना करे कॉम्बिनेशन स्विच को और वोल्टेज भी ना ड्रॉप हो, बल्ब को पूरी करंट मिले। अब अज्यूम दैट अगर हम इस सर्किट में रिले नहीं लगाते तो क्या होगा? सिंपली कॉम्बिनेशन स्विच उड़ जाएगा। वो इसलिए उड़ेगा कि कॉम्बिनेशन स्विच तो 55 वाट वाले बल्ब के मुताबिक डिजाइंड है, मींस 4.5 एम्पेयर के लिए कंपैटिबल है। हम लगा रहे हैं 100 वाट का बल्ब, 8.3 एम्पेयर का लोड हम इसे दे रहे हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक स्विच ही 4.5 एम्पेयर की करंट के लिए कंपैटिबल है। हम इसे उस सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां 100 वाट का बल्ब है, मींस 8.3 एम्पेयर की करंट रिक्वायर्ड है। ये तो वो हिसाब हो गया कि एक गधे में 60 किलो वजन उठाने की सकत है, हम उस पे 160 किलो का वजन लाद देते हैं। गधा गश खाएगा कि नहीं खाएगा, बेहोश होगा कि नहीं होगा, यही पॉइंट। कॉम्बिनेशन स्विच 4.5 एम्पेयर के लिए कंपैटिबल है, हम इसे 8.3 एम्पेयर वाले कंपोनेंट के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। उड़ेगा ही उड़ेगा, वायरिंग हीट करेगा, स्विच हीट करेगा, बल्ब भी उड़ा सकता है। सो हम इस सर्किट में लगा देते हैं रिले। अब इस सर्किट में रिले को इस्तेमाल करने का फायदा नंबर 1, कॉम्बिनेशन स्विच बैक करंट से सेफ हो जाएगा। कंट्रोल सर्किट एंड लोड सर्किट बिल्कुल महफूज रहेंगे बिकॉज सर्किट यहाँ ब्रेक है। फायदा नंबर 2, बल्ब को प्रॉपर वोल्टेज मिलेंगे क्योंकि रिले को बैटरी से पावर मिली हुई है, यही पावर ट्रांसफर हो जाएगी बल्ब की तरफ। रिले को पीछे से लो वोल्टेज या करंट मिले, नो प्रॉब्लम। रिले की इनपुट के तहत जब आउटपुट बल्ब के ऊपर जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉपलेस होंगे, मींस पूरे होंगे। नाउ इस सर्किट में रिले को इस्तेमाल ना करने के नुकसानात क्या होंगे? नुकसान नंबर 1, लंबी और पतली वायरिंग मींस लो एम्पेरेज वाली वायरिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे, बल्ब को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये वायरिंग 55 वाट वाले बल्ब मींस 4.5 एम्पेयर की करंट के मुताबिक डिजाइंड है। हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है इसमें, मींस अब इसे 8.3 एम्पेयर का करंट रिक्वायर्ड है। नुकसान नंबर 2, बल्ब की बैक करंट कॉम्बिनेशन स्विच को उड़ा देगी क्योंकि कॉम्बिनेशन स्विच 4.5 एम्पेयर की करंट के मुताबिक डिजाइंड है। बल्ब चेंज करने पर ये कॉम्बिनेशन स्विच 8.3 एम्पेयर की करंट को डील करेगा। सो अगर इस सर्किट में रिले ना लगाई जाए तो बल्ब की बैक करंट कॉम्बिनेशन स्विच को उड़ा देगी। नाउ 2 और एग्जांपल्स क्विकली देख लेते हैं। ये हॉर्न का सर्किट है, अब इसमें भी एक रिले लगी होती है। हॉर्न के पैड को पुश करने पर निकलती है नेगेटिव करंट और ये रिले की कॉइल के एक टर्मिनल पे आ जाती है। रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है और यहाँ इनपुट भी इसे डायरेक्ट पॉजिटिव की ही मिली होती है। ठीक हो गया, यहाँ से निकलती है पॉजिटिव सप्लाई। कब? जब यहाँ नेगेटिव करंट आने से रिले एनर्जाइज्ड होती है। अज्यूम दैट कि अभी रिले डी एनर्जाइज्ड है, यहाँ नेगेटिव करंट नहीं आ रही और यहाँ पॉजिटिव की सप्लाई भी नहीं आ रही। अब यहाँ हॉर्न का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, नेगेटिव करंट है इस पे। यहाँ आ रही होगी इस वक्त बैक करंट यानी नेगेटिव करंट हॉर्न के अंदर से क्रॉस होके, यानी ये जो हॉर्न के दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव करंट है ये हॉर्न के अंदर से क्रॉस होके आ जाएगी यहाँ तक। ये सारा लेआउट, ये सारा प्रोसीजर होता है जब रिले डी एनर्जाइज्ड होती है, मतलब रिले ऑफ होती है। अब इस सर्किट में रिले का फायदा नंबर 1, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे वायरिंग की लंबाई की वजह से या वायर के थिन यानी पतली होने की वजह से, क्योंकि ये 2 मोटी वायर्स के तहत और बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव इनपुट के तहत प्रॉपर करंट मिल जाएगी हॉर्न को। एज यू नाउ इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रिले की कॉइल के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं इनकी जो तारें होती हैं वो पतली होती है बनिस्बत इन 2 टर्मिनल की वायर्स के। फायदा नंबर 2, पैड के अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग होता है जिसे हम स्पाइरल केबल भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सेफ रहेगा बैक करंट से क्योंकि यहाँ सर्किट ब्रेक होगा। बैक करंट यहीं तक इस टर्मिनल तक महदूद रहेगी, इससे पीछे नहीं जाएगी क्योंकि सर्किट यहाँ ब्रेक है। अगर आपको रिले की साख्त का पता है, इसकी कंस्ट्रक्शन का पता है, फिर तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसकी साख्त पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, ऊपर आई बटन पे लिंक शो हो रहा है, सो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका नॉलेज मोर एनहेंस होगा। अब इस रिले को इस्तेमाल ना करने के नुकसानात, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? नुकसान नंबर 1, लंबी और पतली वायरिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे, हॉर्न को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगी।
नुकसान नंबर 2, इन फ्यूचर हॉर्न की बैक करंट स्पाइरल केबल को उड़ा देगी, इसे खराब कर देगी। अगर इस सर्किट में रिले नहीं लगानी तो कंपनी स्पाइरल केबल को और इसकी जो वायरिंग हॉर्न तक आ रही है इसे तगड़ा कर दे, ताकि बैक करंट पुश हो पाए और वोल्टेज भी न ड्रॉप हो। और अगर हर सर्किट में इसी तरह होने लगे तो फिर वही बात, बड़े बड़े वायरिंग के गुच्छे, बड़े बड़े हाई एम्पेरेज वाले स्विचेस, कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग सिस्टम। ये एसी कंप्रेसर का सर्किट है। एसी का बटन प्रेस करने पर निकलती है नेगेटिव करंट, दूसरे टर्मिनल पर इग्निशन स्विच की करंट होती है और यहाँ इनपुट इसे डायरेक्ट पॉजिटिव की मिली होती है। ठीक हो गया। यहाँ से निकलती है पॉजिटिव सप्लाई, कब? जब यहाँ नेगेटिव करंट के आने से रिले एनर्जाइज्ड होती है और यहाँ नेगेटिव करंट आएगा जब हम एसी के बटन को प्रेस करेंगे। अज्यूम दैट कि अभी रिले डी एनर्जाइज्ड है, यहाँ नेगेटिव करंट नहीं आ रही और यहाँ पॉजिटिव की सप्लाई भी नहीं आ रही। अब यू नाउ कंप्रेसर की दूसरी तार पर डायरेक्ट नेगेटिव करंट होती है, ये सप्लाई वाला टर्मिनल है, यहाँ आएगी बैक करंट यानी नेगेटिव करंट। कहां से? कंप्रेसर के अंदर से क्रॉस होके। अब इस सर्किट में रिले के इस्तेमाल का फायदा नंबर 1, अब तो वैसे मेरे ख्याल में आपको खुद ही बता देना चाहिए। ओके जी, फायदा नंबर 1, बैक करंट से एसी का बटन 100% सेफ, क्योंकि सर्किट यहाँ ब्रेक है। कंप्रेसर को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी क्योंकि रिले को बैटरी से पावर मिली हुई है और यही पावर ट्रांसफर हो जाएगी कंप्रेसर की तरफ। कब? जब यहाँ नेगेटिव करंट के आने से रिले एनर्जाइज्ड होगी। पिछली वायर्स का काम खत्म हो जाएगा जब रिले एनर्जाइज्ड होगी, इन पर कोई लोड नहीं होगा। अब वोल्टेज एंड करंट रिले की इनपुट पे और इन दो टर्मिनल्स की वायर्स पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वायरिंग अगर ठीक होगी मींस हाई एम्पेरेज वाली होगी, तब ही कंप्रेसर को प्रॉपर करंट मिल पाएगी। ओब्वियसली जब इनपुट तगड़ी होगी, वायर्स भी ये वाली मोटी होंगी, तो वोल्टेज प्रॉपर मिल जाएंगे एसी कंप्रेसर को। सो शॉर्टली एसी का बटन सेफ हो गया बैक करंट से, कंप्रेसर को प्रॉपर करंट मिल गई बिना वोल्टेज ड्रॉप हुए। नाउ इस सर्किट में रिले को इस्तेमाल ना करने के नुकसानात क्या होंगे? लंबी और पतली वायरिंग की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे, कंप्रेसर को प्रॉपर करंट नहीं मिल पाएगी। नुकसान नंबर 2, इन फ्यूचर कंप्रेसर की बैक करंट एसी के बटन को उड़ा देगी, क्योंकि ये बटन तो रिले के मुताबिक डिजाइंड है, कम एम्पेयर वाला है। अगर रिले इस्तेमाल नहीं करनी तो कंपनी एसी के बटन को और इसकी वायरिंग जो एसी कंप्रेसर तक आ रही है इसे तगड़ा कर दे, मींस हाई एम्पेरेज वाला बटन कर दे और इसके साथ साथ हाई एम्पेरेज वाली वायरिंग कर दे, ताकि बैक करंट पुश हो पाए और वोल्टेज भी ना ड्रॉप हो। अगर इसी तरह हर सर्किट में करने लगे तो फिर अगेन वही बात, बड़े बड़े वायरिंग के गुच्छे, बड़े बड़े हाई एम्पेरेज वाली स्विचेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह ओवरऑल वायरिंग सिस्टम जो है वो कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको रिले की वैल्यू, रिले की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। इस वीडियो के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।